मेटल स्पेस से टाटा स्टील पर नजर डालते हैं। याद रखिए नतीजे आए थे, कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3% की गिरावट रही और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एडिशनल 3% की गिरावट दिखी है। इसी के साथ इन्वेस्टेक की रिपोर्ट भी आई है जो जहां पर उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, अब लक्ष्य घटाकर 135 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि पहली तिमाही के नतीजे तो ठीक ठाक रहे, लेकिन अब आउटलुक कमजोर है। कैश फ्लो के रिलेटेड आउटलुक काफी कमजोर नजर आ रहा है। याद रखें ग्रीन स्टील ट्रांजिशनिंग कंपनी कर रही है और नीदरलैंड्स में भी ये ट्रांजिशन होगा, जिसके चलते कैश फ्लो पर इम्पैक्ट दिखेगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था माइनिंग ऑपरेशंस को लेकर, जहां पर अब स्टेट गवर्नमेंट्स माइनिंग पर टैक्स लगा सकती है और अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है तो टाटा स्टील पर करीब 20,000 करोड़ की लायबिलिटी भी आ सकती है। तो इसके चलते भी कैश फ्लो पर इम्पैक्ट दिखेगा और स्टॉक में करीब 2.5 से 3% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। जतिन, क्या राय बनेगी टाटा स्टील पर 3% की गिरावट के बाद? देखिए, ओवरऑल अगर जो मेटल स्पेस की मैं बात करूँ तो कल के एक शार्प रनअप के बाद ऊपरी स्तरों से मोस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने मिला है और टाटा स्टील ऑल्सो अलोंग विद जेएसडब्ल्यू, जिंदाल स्टील, सभी जो मेटल स्टॉक्स में इनफैक्ट कल का जो गैप अप ओपनिंग हुआ था वो सस्टेन नहीं हुआ और प्रीवियस जो स्विंग लोज थे उसको जाके रीटेस्ट कर रहा है। तो हमें लगता है कहीं न कहीं थोड़ा जो दबाव है वो कहीं न कहीं आगे जाते हुए रह सकता है। केस ऑफ टाटा स्टील हमें लगता है कि 150 यहाँ पे 1.2 करोड़ शेयर्स अभी ओपन इंटरेस्ट में है ऑन दी पुट साइड। तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे हमें आगे जाते हुए देखने मिल सकता है। इसके लिए वीकनेस रह सकती है लेकिन डाउनसाइड हमें लगता है कि 150 टू 150 तक के ज़ोन तक ही रहेगा, ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। ठीक है, तो ये है सलाह टाटा स्टील पर आपके लिए। आज हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी वीकनेस है। प्रेस्टीज एस्टेट्स अब 4% नीचे, शोभा डेवलपर्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, फिनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स सभी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी रियल्टी देखिए दिन के निचले स्तर पर अभी आ चुका है। अमरीश जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका रियल्टी स्टॉक्स में? क्या कहीं पर ट्रेड लेने की सलाह देंगे आप? मेरे हिसाब से अभी ये वीकनेस थोड़ी और ज्यादा कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि एक अच्छी उछाल हमें देखने मिली थी सारे रियल्टी स्टॉक्स में। सो उसका तो ऑलमोस्ट 25-30% रिट्रेसमेंट ही हुआ है। ये यहाँ से और मेरे हिसाब से 2.5 से 3% तक की गिरावट हमें देखने मिल सकती है इन सारे ही स्टॉक्स में। और स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो मेरा ध्यान रहेगा ओबेरॉय रियलिटी और डीएलएफ में। अगर गिरावट में ये स्टॉक मिलते हैं हमें नीचे के स्तर पर, जैसे ओबेरॉय रियलिटी की बात करूँ तो नीचे अराउंड 1745 का लेवल मिलता है, तो इसमें मैं खरीदारी के मौके ढूंढूंगी, बट फिलहाल इसमें कोई ट्रेड नहीं करना है। तो फिलहाल कोई ट्रेड लेने की सलाह रियल एस्टेट स्टॉक्स में नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि कमजोरी और आ सकती है, लेकिन इस गिरावट में थोड़ा और नीचे आ जाए तब आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि अच्छी रिकवरी आई है, एचडीएफसी बैंक पर चर्चा की, कोटक महिंद्रा बैंक भी एक बार देखिए अब दिन के ऊपरी स्तर पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। जतिन जी, कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे कोटक महिंद्रा बैंक में? देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक वन ऑफ दी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है, लेकिन अगर जो मैं रिसेंट का जो स्ट्रक्चर देखूं आर्ली चार्ट्स पे हमें लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। 1800 ऑन दी अपसाइड एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है और नीचे में 1770 एक क्रूशियल सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो है वो कंसोलिडेशन या तो फिर पॉजिटिव अपसाइड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमें लगता है कि अगर जो किसी को करंट लेवल्स पे अगर जो फ्रेश एंट्री लेनी है तो ले सकता है। 1770 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ऊपर में टारगेट रहेंगे 1840 और 1860 के। ओके, तो ये है सलाह कोटक महिंद्रा बैंक पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले कंपनी पर फोकस करते हैं। अदानी एनर्जी कंपनी के क्यूआईपी को शानदार रिस्पांस मिला है। क्यूआईपी 6 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। इस फंड रेजिंग के लिए करीब 8,300 करोड़ के इशू साइज के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां मिली। इस क्यूआईपी के जरिए
बिलियनियर स्टैनली ड्रकन मिलर फैमिली ऑफिस ने पहली बार अदानी ग्रुप में निवेश किया है। स्टैनली ड्रकन मिलर फैमिली के अलावा डुकिन फैमिली ऑफिस और अमेरिका के 2 लॉन्ग ओनली फंड ने भी निवेश किया है। QIP के जरिए कंपनी में करीब 120 निवेशकों ने पैसा लगाया। बैंक SBI के नतीजे कल आएंगे, नतीजों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या उम्मीदें लगानी चाहिए, पूजा हमें बताएगी। पूजा बताएं। जी, SBI के नतीजे कल आने वाले हैं और हमारा अनुमान है कि ब्याज से आय में मामूली 9% की बढ़त रहेगी, लेकिन मुनाफे में 1% की गिरावट देखने को मिल सकती है और प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहेंगे वहां पर भी मामूली 2% की ही बढ़त देखेंगे सालाना आधार पर। अगर तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो फिर वहां पर 11% की गिरावट भी आ सकती है। प्रोविजंस बढ़े रहेंगे, सालाना आधार पर 28% की बढ़त रहेगी प्रोविजन में, जिसके वजह से मुनाफे पर हम असर देखें और क्वार्टरली आधार पर तो 99% की बढ़त आ सकती है प्रोविजन पे, जिसका कि असर मुनाफे पर पड़ेगा। कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर अदर इनकम देखेंगे, फी इनकम देखेंगे तो वहाँ से भी कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। क्वार्टरली लिहाज से ये एग्री लोन के लिहाज से काफ़ी वीक क्वार्टर होता है सीजनली, तो उसका भी असर हम देखेंगे। स्लिपेजेस बढ़ सकते हैं, 8,500 करोड़ तक स्लिपेजेस बढ़ सकते हैं और इन सब का असर पड़ेगा मार्जिन्स में, जहाँ पर कि धीमी ग्रोथ देखने का अनुमान है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से मुनाफा फ्लैटिश ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स तो एक बड़ी गिरावट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं SBI के नतीजों में प्रोविजन बढ़ने के कारण। तो ये कुछ आंकड़े हैं। इसके अलावा एसेट क्वालिटी कैसी होती है इस पर नज़र रहेगी। अगर बढ़त आई ज़्यादा तो फिर वो नेगेटिव हो सकता है बैंक के लिए। और मार्जिन्स को लेके क्या कमेंट्री आती है, क्योंकि हमने हाल फिलहाल के नतीजों में देखा कि बैंक को अपने मार्जिन के नंबर्स के साथ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है। आउटलुक भी थोड़े कमज़ोर साइड पर आए हैं। कासा रेशियो कैसा होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको कि हम वॉच करेंगे और उसी पर स्टॉक का रिएक्शन भी देखेंगे नतीजों के पहले। लेकिन SBI देखिए, नतीजों के बाद माफ़ कीजिएगा, लेकिन SBI का स्टॉक नतीजों के पहले एक काफ़ी सपाट कारोबार यहाँ पर हो रहा है, हालांकि 1% नीचे, लेकिन दिन भर से ही एक दायरे में ट्रेड हो रहा है SBI रिजल्ट्स के पहले। जतिन जी क्या सलाह देंगे रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर छोड़ दें? देखिए SBI का अगर जो मैं डेली चार्ट देखूँ तो बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, 830 ऑन द डाउन साइड और ऊपर में कहीं न कहीं 880 और 890, तो ये 50-60 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करना है। और अगर जो मैं एक सेटअप की बात करूँ तो करंटली कोई सेटअप नहीं बन रहा है। आई थिंक मार्केट भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड है डायरेक्शन के बारे में, इसके लिए कोई भी तरफ का ट्रेड अभी मैं लेने की सजेशन नहीं दूँगा। रिज़ल्ट के आने के बाद हमें लगता है कि एक ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है, लेकिन वी विल वेट वेट फॉर द रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये है सलाह SBI पर। रिजल्ट आने दे उसके बाद ही कोई ट्रेड लेने की सलाह। आप देख सकते हैं निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर हुआ है शेयर, लेकिन रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। इस बीच HDFC बैंक में अच्छी मजबूती आई है। स्टॉक वैसे खुला ही ऊपर था, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे करके 1.5% ये ऊपर आ चुका है HDFC बैंक। आज के कमज़ोर बाजार में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर यहाँ ये स्टॉक थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है बाजार को। और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि एक रिकवरी यहाँ पर लौटी है और कुछ चुनिंदा बैंकों में हम खरीदारी भी देख रहे हैं। अपनी HDFC बैंक का चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? पूजा जी, पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि हमने ये स्टॉक कल रेकमेंड किया है क्लाइंट्स को ऑप्शन के जरिए। तो इसमें पोजीशंस आज हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन अभी भी ओपन है पोजीशन। तो ओवरऑल जो है काफी मजबूती नजर आ रही है इस स्टॉक में। और अगर इसका जो नीचे जो फॉल आया था लगभग 1454 के लेवल से ऊपर जो हाई बनाया था करीबन 1800 के करीबन, तो उसका ऑलमोस्ट 38.2% रिट्रेसमेंट देखे तो वो होता है 1665 के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टॉक अटकता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल जो इसका टारगेट है मेरे हिसाब से ये फिर से हमें एक बार 1720 से
1625 का लेवल देखने मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हमें नजर आ रहा है फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, एंड टेक्निकली भी जो नीचे की तरफ से RSI क्रॉसओवर हमें दिखा है, मेरे हिसाब से ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। एक थोड़ी सुस्ती होगी 1665 के आसपास, लेकिन ज्यादा गिरावट हमें देखने नहीं मिलेगी। तो जिनके पास है ऑलरेडी वो बने रहिए। अगर किसी ने एंट्री नहीं ली है और अगर फिर से खरीदना चाहे तो मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा डिप मिल जाए लगभग 1650 के करीबन, तो इसमें फिर से निवेश कर सकते हैं। 1725 तक का टारगेट रहेगा इस महीने के अंदर। बिल्कुल, तो ये राय थी HDFC बैंक पर। लेकिन निफ्टी 50 के कुछ टॉप लूजर्स की बात करें तो सभी ऑटो स्टॉक्स है। आयशर मोटर्स में करीब 5% की गिरावट, मारुति सुजुकी में 4.5% की गिरावट और टाटा मोटर्स जिसके नतीजे कल आए थे उसमें भी करीब 4% की गिरावट। तो टॉप 3 इंडेक्स ऑटो सेक्टर से है। जतिन, आपसे राय लेना चाहूंगी, तीनों ऑटो मेजर्स से आपकी क्या राय रहेगी टेक्निकल्स पर? देखिए, अगर जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मारुति की बात करूंगा, मारुति में एक फ्रेश ब्रेकआउट आने के बाद, रिजल्ट्स के बाद थोड़ा हमें वीकनेस जरूर देखने मिल रहा है। क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के आसपास आ रहा है, 12,700 600 की रेंज में उनके डेली मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो फॉल है वो करंट स्तरों से बहुत लिमिटेड है, या तो फिर वेरी लेस डाउनसाइड फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। तो अगर जो थोड़े कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो ये डिप में उसे ज़रूर बाय करना चाहिए। हमें लगता है कि ये जो डिप आया है वो रिस्क रिवॉर्ड को काफ़ी फेवरेबल बना देता है। हमें लगता है कि 12,450 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है मारुति, और हमें लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ऊपर की तरफ 13,000 13,200 के लेवल फिर से हमें देखने मिल सकते हैं। तो जो डिप आया है वो एज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज़ करेंगे इन द केस ऑफ मारुति। तो ये राय थी ऑटो शेयरों पर। आज काफी गिरावट इन स्टॉक्स में दिखी है। इसके अलावा मेटल स्पेस से